अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे क्वार्टर वन के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और हमारी क्वेरीज के भी हमें आंसर मिल गए हैं कि एग्जाम्स किस तरह होगा, टाइम लिमिट क्या होगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम्स कहाँ से आएंगे, सारे सर्जिया की ऐपों से आ रहे हैं या नहीं, और ये जो लीक क्वेश्चंस की बात है क्या क्वेश्चन सच में लीक हुए हैं या नहीं, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे के आ गए उन्होंने अपने एमसीक्यूज भी मुझसे शेयर किए हैं, हम अपनी इसी वीडियो में उन एमसीक्यूज को भी देखेंगे। जिस तरह सर अमीन आलम ने अनाउंस किया था कि एग्जाम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिवाइड होगा, एग्जाम बिल्कुल इस तरह नहीं आया, बल्कि जस्ट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे। सब्जेक्टिव पार्ट नहीं आया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे मोस्टली कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने आउटपुट सेलेक्ट करना होता है, कोड लिखा हुआ होता है और हमने आउटपुट उसका ऑप्शंस में सेलेक्ट करना होता है। ऑप्शंस हमारे पास कुछ रेडियो बटन वाले थे, मींस हमने कहीं एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था और कहीं चेकबुक वाले ऑप्शंस थे जहां हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम की टोटल ड्यूरेशन हमारे पास 40 मिनट्स है, हमने अपने 40 मिनट्स में इसे कंप्लीट करना होगा। अगर 40 मिनट्स में हमारा क्विज कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर रह जाए तो उस क्वेश्चंस के हमें नंबर नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा सर ने जो हमें सैंपल क्विज शेयर की थी उसके एमसीक्यूज में स्टेप 10 के बाद वाले स्टेप्स भी इंक्लूड, और बहुत से स्टूडेंट पजल थे कि क्या एग्जाम्स में भी ऐसा ही होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे के आए उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एग्जाम्स में स्टेप 00 हेलो वर्ड से स्टेप 10 टबल्स तक के स्टेप्स इंक्लूड हैं, और जो चीजें क्लास में कवर करवाई गई हैं जस्ट वही इंक्लूड हैं। लीव क्वेश्चंस क्वेश्चंस की बात करें तो इट्स जस्ट अ स्कैम। जो भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं मैंने भी उन्हें देखा है, ये क्वेश्चन सर ने जो सैंपल क्वेश्चन शेयर की थी उसमें से हैं। स्टूडेंट्स ने वहीं से पिक्स बना के सबको शेयर किए हैं और लीक क्वेश्चंस का नाम दिया है। एमसीक्यूज का मार्केट से लीक होना पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है और जो स्टूडेंट्स चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। और यहाँ चीटिंग करना बनता भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक स्किल है, अगर आपने सीख ली तो इससे आपका ही फायदा है, आप ही मार्केट में इससे काम कर सकेंगे। और अगर आपने चीटिंग से जस्ट सर्टिफिकेट ले लिया तो ये जस्ट सर्टिफिकेट ही रहेगा, आप मार्केट में कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करें, जितना सिलेबस दिया गया है स्टेप 00 से स्टेप 10 तक उसे अच्छे से कवर करें, और एग्जाम्स बिल्कुल वहीं से आ रहा है। अब एमसीक्यूज तो बिल्कुल लीक नहीं हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स देके आए उन्होंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं कि कोई जिस तरह की आ रही है, इस तरह के टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें क्वेश्चन को इस वीडियो में गैदर किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास भी यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारे क्विज में 20,000 क्वेश्चन का पूल है और हर स्टूडेंट्स के पास रैंडम क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं भी तो जस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों ने अपनी तैयारी के लिए मेन फोकस सर्जिया की डेपो पे ही रखना है। ये एमसीक्यूज शेयर करने का जस्ट एक ही पर्पज है कि आपको आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज किस तरह के आ रहे हैं, किस टॉपिक में से किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी इसी लेवल की हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। मीन्स हम किस कीवर्ड से एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू हमने चेंज नहीं करनी हो। और इसमें हमारे पास ऑप्शन है कॉन्स्ट, लेट, वार। कॉन्स्ट का कीवर्ड अगर आप लोग को याद हो तो हमने पढ़ा था कि कॉन्स्ट के कीवर्ड को हम ना ही चेंज कर सकते हैं और ना ही रीडिक्लेयर, जबकि लेट के कीवर्ड वाले वेरिएबल को हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और वेर के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इसे हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। सो यहाँ जो सिंपली क्वेश्चन है कि हमने कौन से ऐसे कीवर्ड से एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसकी वैल्यू हमने चेंज ना करनी हो, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट एक ऐसा कीवर्ड है जिससे हम कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते। अब हमसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम किससे एक ऐसा वेरिएबल बनाएं जिसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, उसे रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास वेर ऑप्शन सिलेक्ट होता। तो ये अब क्वेश्चन की बेस पे होगा। अभी हमने कॉन्स्ट सेलेक्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोडिंग बेस, मीन्स हमारे पास यहाँ कोड लिखा हुआ है, इसके आउटपुट का पूछा गया है, इस कोड से टर्मिनल पे हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। और इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स, एक में नंबर और एक में स्ट्रिंग है, और उनको सम करवाया हुआ है लॉग स्टेटमेंट में। अब यहाँ एक वेरिएबल हमारे पास नंबर में है और एक वेरिएबल स्ट्रिंग में है। अगर यहाँ दोनों नंबर में होते तो सिंपली हमारे पास 10 + 20 30 हो जाता, लेकिन हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स है और इनकी नेचर डिफरेंट होती है। जब हम स्ट्रिंग में कुछ ऐड करवा रहे होते हैं तो वो उसके साथ लिखा हुआ आ जाता है, जैसे कि अगर हमने हेलो वर्ल्ड करवाना हो तो हेलो एंड देन वर्ल्ड सेकंड उसके साथ ही लिखा आ जाता है। लेकिन नंबर डेटा टाइप की ये नेचर होती है कि वो दोनों सम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों की डिफरेंट डेटा टाइप्स होने की वजह से ये दोनों एक ही लाइन में ऐड हो जाएंगे 10 20 बन के। इसका आउटपुट देखने के लिए, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसे VS कोड में भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने पहले एग्जाम्पल के लिए एक पहले से वेरिएबल बनाया हुआ है लेट x = 10 और y में मैंने 20 स्ट्रिंग में रखा है, जबकि z वेरिएबल में हमारे पास 20 नंबर में है। अब नेक्स्ट लॉग स्टेटमेंट में अगर हम x + y को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो इसका भी हम आउटपुट देखते हैं, और x + z करवाना चाहेंगे तो इसका भी आउटपुट देखते हैं। सिंपली हम टर्मिनल ओपन करेंगे और कमांड लिखेंगे tsc index ts।
और अगर आप देखें तो पहले हमने कंसोल में x प्लस वाई को स्टोर करवाया था, x हमारे पास नंबर था और y स्ट्रिंग, तो ये दोनों एक ही लाइन में ऐड हो गए हैं। जबकि जो नेक्स्ट लॉग स्टेटमेंट है इसमें मैंने x प्लस जेड करवाया है, x भी नंबर में है और z भी नंबर में। अब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास 30 आउटपुट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन टाइपस्क्रिप्ट हाउ स्ट्रक्चर टाइपिंग चेक कॉम्पिटेबिलिटी। मीन स्ट्रक्चर टाइपिंग से हम किस तरह कॉम्पिटेबिलिटी चेक करते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट के वेरिएबल की या किसी भी स्ट्रक्चर की। इसे हमने, अगर आपको याद हो तो, स्ट्रक्चर टाइपिंग का कॉन्सेप्ट था एक स्टेप 5 ऑब्जेक्ट्स में, तो उसमें हमने इसे कवर किया था। अब इसके हमारे पास 3 ऑप्शन है। डिड नॉट चेक मीन्स कॉम्पिटेबिलिटी चेक ही नहीं होती, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और बी ऑप्शन है कॉम्पिटेबिलिटी चेक थ्रू स्ट्रक्चर टाइप, मीन्स कॉम्पिटेबिलिटी स्ट्रक्चर टाइप की वजह से चेक होती है। या सी ऑप्शन है कॉम्पिटेबिलिटी चेक थ्रू नेम टाइप। इसका भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि कॉम्पिटेबिलिटी हम स्ट्रक्चर टाइप से चेक करते हैं। जिस तरह हम सर की एग्जाम्पल को अगर VS कोड में देखें, मैं इसे अनकमेंट कर लेती हूँ कि हमने एक इंटरफेस बनाया हुआ है सर्कल नेम से। यहाँ इसकी प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर जो है इसमें हमने जस्ट रेडियस रखा हुआ है, और बॉल से भी हमने एक इंटरफेस बनाया हुआ है, इसके स्ट्रक्चर में भी जस्ट रेडियस है। अब इसके बाद हमने इनके रेलिवेंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, सर्कल का और बॉल का। और नेक्स्ट लाइन में अगर हमने इनकी कॉम्पिटेबिलिटी चेक करने के लिए इन दोनों को इक्वल्स टू किया है, तो ये दोनों हमारे पास कोई एरर नहीं दे रहे, मीन्स ये दोनों इक्वल्स हैं। मीन्स यहाँ जो स्ट्रक्चर टाइपिंग में कॉम्पिटेबिलिटी चेक होती है वो हमारे स्ट्रक्चर टाइप में होती है, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में हमारे पास रेडियस है, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल्स हैं, बेशक इनका नेम चेंज है। अब अपने अगेन MCQs पे ही चलें, तो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर टाइप से ही हमारी स्ट्रक्चर टाइपिंग कंपेटेबिलिटी चेक होती है, नेम टाइप से नहीं, क्योंकि नेम तो वहाँ सर्कल एंड वॉल दोनों डिफरेंस है, जबकि स्ट्रक्चर में दोनों के पास रेडियस है, जिसकी वजह से ये दोनों चेक हुए और दोनों इक्वल्स हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास करेक्ट सिंटैक्स ऑफ एनम। एनम का करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है? तो इसमें हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल रेलेवेंट है एनम के सिंटैक्स के हवाले से, बिल्कुल सेम जिस तरह एनम हम एनम का कीवर्ड लगाते हैं, देन जो भी एनम को नेम देना हो वो नेम लिखते हैं, और फिर कर्ली ब्रेसेस में हमने उनकी वैल्यू स्टोर करवानी होती है, जैसे कि यहाँ रेड ग्रीन ब्लू है। इसके अलावा बी ऑप्शन में हमारे पास इक्वल्स टू का साइन है। एनएम के सिंटैक्स में हमारे पास इक्वल्स टू का साइन नहीं आता, सिंपली हम कर्ली ब्रेसेस के बाद अपनी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। और सी ऑप्शन में हमारे पास कर्ली ब्रेसेस की जगह राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ है, इसलिए भी हम यूज़ नहीं करते, और डी भी हमारे पास गलत है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, इसमें हमारे पास करेक्ट सिंटैक्स लिखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोडिंग बेस, जिसमें हमारे पास आउटपुट पूछा गया है। इसमें भी हमारे पास पूछा गया है टाइप ऑफ नल का हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रिंग लिखा होता तो हमारे पास जस्ट स्ट्रिंग आती, अगर हम यहाँ टाइप ऑफ अनडिफाइन लिखते तो हमारे पास अनडिफाइन ही टाइप आती है, लेकिन अगर हम टाइप ऑफ नल लिखेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ये नल के टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट आना एक हिस्टोरिकल एरर है। जब जावास्क्रिप्ट में सबको टाइप्स वगैरह असाइन की गई तो हमारे पास बाकी सब स्ट्रिंग नंबर इनकी टाइप्स तो ठीक थी, लेकिन नल की टाइप बाय मिस्टेक ऑब्जेक्ट रख दी गई, और जब इस एरर का पता चला तो हमारे पास काफ़ी कोड्स लिखे गए थे, तो हमने इसे दोबारा चेंज नहीं किया ताकि हमारे बहुत से कोड खराब ना हो जाए। तो अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट वॉइड। वॉइड टाइप से रिलेटेड इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? और यहाँ चेक बॉक्स मीन्स कि हम यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे, मल्टीपल ऑप्शंस। अब इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है, वॉइड कैन बी यूज एज रिटर्न टाइप ऑन फंक्शंस। वॉइड को हम रिटर्न टाइप के लिए फंक्शंस में यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि वॉइड को हम रिटर्न टाइप के लिए यूज़ कर रहे होते हैं फंक्शंस में, जब हमने कुछ ना रिटर्न करवाना हो। इसके बाद बी ऑप्शन है, वॉइड इज इक्विवेलेंट टू अनडिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि वॉइड इक्विवेलेंट टू अनडिफाइंड नहीं होता। वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करवाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये अनडिफाइंड के इक्वल हो जाए। वॉइड की अलग टाइप हम जस्ट फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अनडिफाइंड का मीन होता है कि इसमें कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन वॉइड में तो हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाहते। इसके अलावा सी ऑप्शन है, वॉइड कैन बी यूज्ड टू रिटर्न नथिंग फ्रॉम फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वॉइड से हम कुछ रिटर्न नहीं करवाते अपने फंक्शन से। अब नेक्स्ट ऑप्शन, वॉइड इज अ डेटा टाइप यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स। वॉइड एक ऐसे डेटा टाइप है जो अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल के लिए डिक्लेयर किया जाता है, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। जस्ट ए एंड सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन टाइपस्क्रिप्ट कांस्टेंट इज डिक्लेयर्ड बाय। और हमारे पास ये 3 कीवर्ड्स जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, वेयर लेट कॉन्स्ट। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, कांस्टेंट इज डिक्लेयर्ड,
मीन्स जो वैल्यू हमने कांस्टेंट रखनी है वो हम किस कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट से हम इस तरह का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू हमने ना ही चेंज करनी है और ना ही रीडिक्लेयर। अब देखा जाए तो लेट कॉस्ट वेयर से रिलेटेड ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया और इसकी इंपॉर्टेंस का अब आपको पता चल ही गया होगा। बहुत से स्टूडेंट्स के पास इस तरह के एमसीक्यूज आए थे, तो हमें ये पता होना चाहिए वेयर की क्या खसूसियत है, वेयर को कहाँ यूज करते हैं, लेट से क्या होता है, लेट को कहाँ यूज कर रहे होते हैं और कॉस्ट को कहाँ यूज कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सा सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन में लेट ऑब्जेक्ट और कॉलन लगा के कर्ली ब्रेसेस का यूज किया गया है। तो ये तो हम ऑब्जेक्ट की टाइप्स के लिए इस तरह कर रहे होते हैं, ये करेक्ट सिंटैक्स नहीं है। बी में हमारे पास ऑब्जेक्ट कीवर्ड से अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया गया है, तो हम इस तरह भी नहीं करते, हम लेट कॉस्ट से अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद इक्वल्स टू के बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें इसी तरह का सिंटैक्स है। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत से स्टूडेंट्स के पास आ रहे थे, किसी के पास टपल का करेक्ट सिंटैक्स आया था, किसी के पास ऑब्जेक्ट का, किसी के पास हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो हमें सबके सिंटैक्स भी पता होने चाहिए, ये भी लास्ट में आप एक बार देख के जाइएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू मेक अ वॉइड फंक्शन। हम किस तरह एक ऐसा फंक्शन बना रहे होते हैं जिसमें से हमने कुछ रिटर्न ना करवाना हो। वॉइड को भी हमने देखा था कि ये हमारे पास कुछ ना रिटर्न करवाने के लिए एक फंक्शन के लिए टाइप है। अपने फंक्शन के लिए रिटर्न टाइप को यूज करने के लिए हमने सिंपली फंक्शन के नेम के बाद पैरामीटर्स के बाद कॉलन लगा के टाइप लिखनी होती है, जो भी हमने रिटर्न करने के लिए टाइप लिखनी हो। जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही यही चीज है, फंक्शन एंड देन फंक्शन के नेम में जो पैरामीटर्स में टाइप है वो तो नंबर है, लेकिन जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। सेकंड बी ऑप्शन में तो हमारे पास कोई टाइप ही नहीं दी हुई, जस्ट सिंपल फंक्शन का सिंटैक्स है। और सी में हमारे पास नल टाइप है और डी में अनडिफाइंड, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट पे हम वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं, तो इसका भी हमारे पास सिंटैक्स पूछा गया है वेरिएबल का। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लेट या कॉस्ट के कीवर्ड का यूज करते हैं एंड देन वेरिएबल को एक नेम देते हैं, यहाँ जस्ट वी नेम दिया हुआ है। उसके बाद अगर हमने टाइप लिखनी हो तो कॉलन लगा के टाइप एंड देन इक्वल्स टू के बाद उसमें जो वैल्यू स्टोर करनी है वो लिखते हैं। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए ही है, जबकि वी में टाइप इक्वल्स टू के बाद है और जो वैल्यू स्टोर करवाई गई है वो कॉलन के बाद है, तो ये करेक्ट सिंटैक्स नहीं है हमारे पास। हम टाइप को कॉलन के बाद लिखते हैं वेरिएबल के नेम के बाद एंड देन जो उसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है वो हम इक्वल्स टू के बाद लिखते हैं। इसी तरह सी ऑप्शन में भी हमारे पास इनकरेक्ट सिंटैक्स है, यहाँ सेमी कॉलन का यूज किया गया है, तो ये सेमी कॉलन ही हम इक्वल्स टू के बाद अपने वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। एंड डी ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट है, यहाँ टाइप के लिए कॉलन का नहीं सेमी कॉलन का यूज किया गया है, तो इसमें भी हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोडिंग बेस। इसमें हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन स्टोर करवाई गई है कि अगर हमारा 10 नंबर 5 से ग्रेटर है तो हमारे पास ग्रेटर प्रिंट हो जाए, अदरवाइज स्मॉलर। तो ये कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर से क्रिएट की गई है और रिजल्ट हमारा पूछा गया है कि इससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रेटर, स्मॉलर, अनडिफाइंड, नल। तो इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 के सच में 5 से ग्रेटर है तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, हमारे पास ग्रेटर आना चाहिए, तो हम यहाँ ग्रेटर लिखेंगे। इसे हम एक बार VS कोड पे भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने पहले से इसे क्रिएट किया हुआ है, हम जैसे इसे अनकमेंट करके अपने टर्मिनल पे देखते हैं। सेम कमांड लिखेंगे DSC index.ts एंड node index.js। तो यहाँ हमारे पास ग्रेटर ही प्रिंट हुआ, मीन्स यहाँ हमारे पास ग्रेटर ऑप्शन ही करेक्ट है। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हमारे पास ग्रेटर प्रिंट हो गया। अगर यहाँ लेस देन का साइन होता तो हमारे पास स्मॉलर की कंडीशन कंप्लीट होती, तो हमारे पास स्मॉलर प्रिंट होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट टपल्स। टपल्स से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, और ऑप्शन भी हमारे पास चेक बॉक्स की तरह है, हम एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। टपल्स हमारे बिल्कुल एरे की तरह होते हैं, इसमें हम फिक्स डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, जो हमने टाइप्स दी होती हैं बिल्कुल उसी तरह हम वहाँ मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फिक्स लेंथ होती है इसकी। अब इसमें हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टपल्स आर ऑफ फिक्स लेंथ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, हमारे पास टपल्स की फिक्स लेंथ होती है। और सेकंड, टपल्स एलिमेंट कैन बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्स नंबर,
तो टपस के एलिमेंट को हम इंडेक्स नंबर से भी एक्सेस कर सकते हैं जस्ट लाइक एरे। और सी ऑप्शन हमारे पास टपल्स कैन होल्ड ऑप्शनल एलिमेंट्स, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि हम टपल्स में फिक्स्ड लेंथ क्रिएट कर रहे होते हैं, फिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं, जस्ट हमने वही एलिमेंट्स स्टोर करने होते हैं। ऑप्शनल एलिमेंट्स टपल्स में हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टाइपस्क्रिप्ट हाउ फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड। फंक्शन का सिंटैक्स पूछा गया है कि फंक्शन को हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फंक्शन एंड देन उसे नेम देके पैरामीटर्स में आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं एंड कर्ली ब्रेसेस में ऑपरेशन लिखा हुआ है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। डिफाइनिंग फंक्शन का ये सिंटैक्स है सिंपल। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लेट एड, एक वेरिएबल में हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन एंड देन पैरामीटर्स में आर्ग्यूमेंट एंड सेम कर्ली ब्रेसेस में ऑपरेशन परफॉर्म है। ये सिंटैक्स भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारे पास एनोनिमस फंक्शन का सिंटैक्स है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास सिंपल एरो फंक्शन का सिंटैक्स है, तो ये तीनों सिंटैक्स हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको अगेन रिमाइंड करवा दूं कि ये क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस के लिए हैं, जस्ट इस टेंशन से दिखाए गए हैं कि आपको आइडिया हो जाए किस तरह एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बार बार सिंटैक्स का पूछा जा रहा है, फंक्शन का, वेरिएबल का, ऑब्जेक्ट्स का, ये आपको सिंटैक्स अच्छे से पता होने चाहिए। या जिस तरह लेट कॉन्स्ट वेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिस तरह चेक बॉक्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन या एरो फंक्शन, जो भी चीजें पूछी जा रही हैं वो आप लोग एक बार अच्छे से देख लें। जो भी आपने टॉपिक कवर किया हुआ है उनके आप ऑप्शंस देखें कि किस किस तरह के इसके ऑप्शंस क्रिएट हो सकते हैं। अपने माइंड में एक आइडिया बना लें कि जो जो हमने टॉपिक्स कवर किया हुआ है उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोगों ने अपनी तैयारी के लिए मेन फोकस सिर्फ की रेपो ही रखनी है, वहीं से क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, वहीं से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उससे रिलेटेड मेरे चैनल पे भी कुछ वीडियोस है, आप वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्विज शेयर की हुई हैं जो जो एग्जाम्स में आए हैं, या जिस तरह सैम्पल क्विज में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चंस थे वो सब वहाँ शेयर किए हुए हैं। आप उसे लाजमी एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी है करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पूछ सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन टाइपस्क्रिप्ट एरो फंक्शंस आर यूज्ड फॉर। टाइपस्क्रिप्ट में हम एरो फंक्शन क्यों यूज कर रहे होते हैं, और इसके ऑप्शंस में डिफाइनिंग एनोनिमस फंक्शन मोर कंसाइसली, कि हम एनोनिमस फंक्शन को बहुत कंसाइज करके शॉर्ट वे में लिख रहे होते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। प्रिवेंटिंग द लेक्सिकल स्कोप ऑफ दिस के स्कोप से हम प्रिवेंट कर रहे होते हैं, बच रहे होते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और सी, इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी ऑफ कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन के लिए रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है, तो इसमें डी ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ द अबव होगा। एरो फंक्शन के ये सारे यूज हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन अ हाई ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, और इसमें ऑप्शंस चेक बॉक्स में है, मीन्स हम एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जो दूसरे फंक्शंस को एज अ आर्ग्यूमेंट लेते हैं और फंक्शंस को ही रिटर्न करते हैं। मतलब अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को मैनिपुलेट करने या उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है तो उसे हायर ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है। अब इसके हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास सिंपल फंक्शन एंड देन फंक्शन के नेम में पैरामीटर्स में एक आर्ग्यूमेंट पास किया है कॉलबैक के नाम से, तो ये तो हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है। एंड सेकंड ऑप्शन में हमारे पास फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में एक और फंक्शन क्रिएट किया गया है। इसकी अगर हम पैरेंथेसिस में देखें तो एक अदर फंक्शन क्रिएट किया गया है। इसकी टाइप से हमें पता चल रहा है कॉलन के बाद एक फंक्शन के लिए टाइप असाइन की गई है, मीन्स हमारे एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को मैनिपुलेट किया गया है, तो ये हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन है बी ऑप्शन। एंड देन सी में भी हमारे पास बिल्कुल सेम उसी तरह पैरामीटर्स में एक और फंक्शंस को क्रिएट किया गया है, ये भी हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन है। और डी हमारे पास सिंपल फंक्शन का सिंटैक्स है, तो इसमें हमारे पास बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए हम डॉट नोटेशन या स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स का यूज कर रहे होते हैं। अब इसके ऑप्शंस में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है डबल कॉलन, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड हमारे पास एरो सिंबल है, तो एरो सिंबल से भी हम एक्सेस नहीं कर रहे होते प्रॉपर्टी। सी ऑप्शन है हमारे पास डॉट, तो डॉट से हम मोस्टली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट होते तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट को भी सिलेक्ट करना था लाजमी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से जस्ट डॉट नोटेशन या स्क्वायर ब्रैकेट से ही प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं। और डी ऑप्शन है हमारे पास कॉमा, तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डॉट नोटेशन।
अब ये क्वेश्चन इस तरह चेक बॉक्स में भी आ सकता था कि एक जगह डॉट लिखा होता और एक जगह स्क्वायर ब्रैकेट, तो हमने दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करना था। यहाँ जस्ट डॉट है तो हम जस्ट डॉट को ही सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ यूनियन टाइप इन टास्क्रिप्ट। टास्क्रिप्ट में यूनियन टाइप्स क्या होती हैं? तो यूनियन टाइप्स को हमने देखा था जब हमने मल्टीपल टाइप्स को एक ही वेरिएबल या एक ही जगह एक ही टाइप में स्टोर करना हो तो हम यूनियन टाइप का यूज कर रहे होते थे वर्टिकल लाइन लगा के। तो इसके अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अ टाइप दैट कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ वैल्यू। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं है। यूनियन टाइप में हम मल्टीपल टाइप्स को स्टोर कर रहे होते हैं। बी ऑप्शन है हमारे पास अ टाइप दैट कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसके अलावा सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, अ टाइप दैट कैन स्टोर ओनली प्रिमिटिव वैल्यू। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि यूनियन टाइप में हम प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दोनों टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा डी ऑप्शन अ टाइप दैट कैन स्टोर ओनली रेफरेंस वैल्यू, तो ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। जस्ट बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन एरो फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट में एरो फंक्शन क्या होते हैं? तो इसके ऑप्शंस में हम देखें, ए ऑप्शन है अ कंसाइज वे टू डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कंसाइज वे है, कंसाइज तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं एरो फंक्शन में। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसके अलावा बी ऑप्शन में अ वे टू डिफाइन अ फंक्शन विद अ रिटर्न टाइप। तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रही, इससे एरो फंक्शन से हम ये नहीं कर रहे होते हैं। इसके अलावा अ वे टू डिफाइन अ फंक्शन विद पैरामीटर्स, नहीं, सिंपल फंक्शन में भी हम इसी तरह पैरामीटर्स से डिफाइन कर रहे होते हैं अपने फंक्शन को। और अ वे टू डिफाइन अ फंक्शन विद अ बॉडी, तो सिंपल फंक्शन में भी हमारे पास बॉडी होती है फंक्शन की, तो ये भी हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन है हमारे पास ए, अ कंसाइज वे टू डिफाइन अ फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेस्ट पैरामीटर्स इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट में हम रेस्ट पैरामीटर्स को क्यों यूज कर रहे होते हैं? पैरामीटर्स को मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए यूज करते हैं। जस्ट हमने स्प्रेड ऑपरेटर से इसे क्रिएट करना होता है 3 डॉट लगा के। अब इसके ऑप्शंस में देखें तो ए ऑप्शन है हमारे पास टू एक्सेप्ट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो रेस्ट पैरामीटर का तो काम ही यही है कि हम इसमें इंडेफिनेट मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन है हमारे पास टू एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हमारे पास ठीक ऑप्शन है। इसमें हम एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं जितने भी हमें चाहिए हो। इसके अलावा सी ऑप्शन है टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने के लिए, तो ये भी नहीं। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, मेन पर्पज है हमारे पास रेस्ट पैरामीटर का टू एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं और कुछ और क्वेश्चंस गैदर करके हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में उसे देखेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेस्ट रखें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड मेक श्योर टू बी कनेक्टेड।